कल मैंने आप लोगों को बताया था मैरिज के बारे में। यहाँ यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको मैरिज के फेवर्स के नंबर और मैरिज के अनफेवरेबल नंबर्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। 7, 2, 11, 7 बीइंग द प्राइमरी हाउस, 2 and 11 सपोर्टिंग, 1, 6, 10 ये निगेट करेंगे, और 6 जो है वो प्राइमरी निगेशन हाउस। तो शादी होने के लिए क्या चाहिए? 7वां भाव प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज, दूसरा भाव प्राइमरी हाउस ऑफ फैमिली, 11वां भाव प्राइमरी हाउस ऑफ गेन। यदि 8 और 12 साथ में आते हैं तो वो कहते हैं कि डावरी रहेगी, पैसा बहुत खर्चा होगा। 8 और 12 टेंशन लॉस अलोंग विथ 1, 6, 10 आते हैं तो फिर वो टेंशन और लॉसेस भी दिखाते हैं। डिवोर्स में, सेपरेशन में टेंशन और लॉसेस। अगर शादी कहाँ होने वाली है? शादी अगर नॉन सर्कल में होने वाली है तो 3 जुड़ जाएगा 2, 7, 11 के साथ। फॉरेन लैंड में होनी है तो 3, 9, 12 ये पूरा कॉम्बिनेशन आना चाहिए, प्लस 2, 7, 11 आना चाहिए, तो वो फॉरेन लैंड में शादी दिखाता है। मिस्ट्रेस 2, 5, 11, मल्टीपल मैरिजेस। बृहस्पति और बुध ये मल्टीपल मैरिजेस के कारक हैं। प्लूटोनिक लॉ 5 और 11, लव विथ फिजिकल रिलेशनशिप। 5, 12 या 5, 8 ये नंबर आने से, ये नंबर कहाँ पर आने चाहिए? ये नंबर्स हमें आने चाहिए हमेशा नक्षत्र के ऊपर। किसी भी ग्रह का जो रिजल्ट है वो उसका नक्षत्र स्वामी देता है, और उपनक्षत्र स्वामी उस घटना को नकार देने की क्षमता रखता है, उसके पास वो ऑथोरिटी होती है। ओके। स्कैंडलस लव अफेयर जिसमें बवाल हो जाए, 5, 8, 12। टर्मिनेशन ऑफ लव अफेयर 5, 6, 8 यदि 5 के साथ आ जाए, या 5, 6, 12 का कॉम्बिनेशन आ जाए, ये दोनों केस में लव अफेयर में टर्मिनेशन हो जाता है। 5, 6, 8 भी आ जाए तो भी टर्मिनेशन होता है। वन ऑफ द प्लैनेट इन मैप, मैप का मतलब है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मस्ट बी सेपरेटिव। सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं राहु, केतु, शनि और सूर्य। इन्हें सेपरेटिव, पृथकता जनक ग्रह कहा जाता है। पृथकता जनक, पृथकता बोले तो पृथक कर देना, दूर कर देना, सेपरेट कर देना। प्री मैरिटल सेक्स 5, 8, 12 कॉम्बिनेशन देता है। ठीक। हिडन लव अफेयर 4, 5, 8 का कॉम्बिनेशन जो है वो हिडन लव अफेयर देता है। लव मैरिज 2, 7, 11 ये तो शादी है, साथ में 5, 11, 5, 8 या 5, 12 आ जाए तो वो आपको लव मैरिज दे देता है। डावरी 2, 7, 11 शादी, 8 नंबर यदि आ जाए तो डावरी देना या लेना दोनों भी देख सकते हैं। डिवोर्स के लिए 1, 6, 10 प्लस सेपरेटिव प्लैनेट। सेपरेटिव प्लैनेट कौन है? सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं राहु, केतु, शनि, जिन्हें राकेश कहा जाता है। राहु का आर ए ले लिया, केतु का के ई ले लिया, शनि का एस एच ले लिया, तो राकेश बन जाएगा। राकेश किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो वो याद रखने में काफी आसानी है। तो राहु, केतु, शनि और सूर्य, ये जो है ये सेपरेटिव प्लैनेट है। सेपरेटिव प्लैनेट ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहली बार जो मैंने पढ़ा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहली बार किसने लिखा है, ठीक है। मैंने जो सबसे पहली बार पढ़ा था वो था पंडित जगन्नाथ भसीन। इनकी किताबें पढ़िएगा, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं, होरा शतक और कई सारी। पंडित जगन्नाथ भसीन जी ने जो रिसर्च किया था वो उन्होंने छोटी छोटी किताबों में लिख के रखा हुआ है, बहुत बेहतरीन किताबें हैं। पंडित जगन्नाथ भसीन, इनको याद रखिए, मैं अपने व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ इसको। इनकी किताबें बहुत बढ़िया है। ये वैदिक के ऊपर भी इन्होंने लिखा था, और केपी से भी रिलेटेड कई सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर आप किताबें पढ़ें तो ज्यादातर वैदिक के ऊपर इनका काम ही हुआ है।
ठीक है। मुझे ये इसलिए सब चीज़ें पता रहती है क्योंकि मैंने जब पढ़ाई शुरू करी थी ज्योतिष की, तो यूजुअली क्या होता है, लोग एक दो किताबें खरीदते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं ना। किसी से रेफरेंस मिल गया, किसी ने बता दिया कि भाई ये किताब बड़ी अच्छी है। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा या मैंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का कारण तो मैं नहीं जानता। पर मेरा स्टाइल पढ़ने का ये था कि जब भी किसी ऑथर का नाम मुझे पता चलता था तो मैं उस ऑथर की सारी किताबें मंगा लेता था। जैसे बी के चौधरी साहब हो गए, चंद, सी एस पटेल साहब हो गए, के एन राव साहब हो गए, बी वी रमन साहब हो गए। ठीक है। तो यू जस्ट नेम इट, जैसे पंडित भसीन जी हो गए, जगन्नाथ भसीन जी, और श्रीमाली जी हो गए, राधा कृष्ण श्रीमाली जी। तो यू नेम इट, यानी जितने बड़े ज्योतिष होंगे हिंदुस्तान के, उनकी सारी की सारी किताबें मैं मंगाता था। एक वक्त एक ऑथर की सारी किताबें मंगाता था और सारी पढ़ लेता था, उनकी नोट्स बनाता था। उससे मुझे लाभ ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि इनका इनकी इनकी पूरी प्रोसेस क्या है, ये किस तरीके से ज्योतिष की कुंडली का अध्ययन करते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्टाइल होता है। तो वो स्टाइल पढ़ने में मुझे आसानी हो गई, और वो स्टाइल पढ़ने के बाद जब मैंने उसका कंपैरिजन किया, तो फिर मैं अपनी खुद की एक स्टाइल बना पाया। ठीक है। तो ये जो था ये मैरिज था। अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लव मैरिज कैसा देखा जाता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, कोई व्यक्ति लव मैरिज करेगा या नहीं करेगा, इसका बहुत ही आसान तरीका केपी में दिया हुआ है। केपी में क्या है ना, केपी में चीजें बड़ी आसान है, वैदिक में दिमाग लगाना पड़ता है। वैदिक में स्टोरी, लेकिन वैदिक में स्टोरी बहुत बढ़िया निकल के आती है, केपी में वो स्टोरी नहीं निकल के आएगी। हाँ, लेकिन प्रेडिक्शन करने के लिए केपी कंपैरेटिवली आसान पड़ता है वैदिक से। ठीक है, लेकिन उसका स्कोप कम है, उसमें सारी चीजों के उत्तर तो नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न चलते रहते हैं उनके बारे में आपको उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन आसान बड़ा है, कोई भी कर सकता है बहुत ही आसानी से, उसको तुरंत वो कॉम्बिनेशंस पकड़ में आ जाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि- अभी मैं कुंडली लगा रहा हूँ, वही हमारी कल की जो कुंडली थी। ठीक है। तो सूत्र ये कहता है, पहले तो सबसे पहले पांचवें भाव के कस कस का उपनक्षत्र स्वामी को मार्क करें। पांचवें भाव का कस, ये देखिए कस टेबल कौन सा है, यहाँ पर ये है। ये सॉफ्टवेयर बड़ा सस्ता है, 7,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है। डेफिनेटली खरीदना चाहिए जिनको केपी सीरियसली लर्न करना है, जो कोर्स करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास है जिनका अभी कोर्स शुरू होने वाला है, तो मैं उनको भी रेकमेंड करता हूँ कि ये सस्ता वाला सॉफ्टवेयर है। और लगभग इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कस्पल इंटरलिंक आ जाता है। उसके लिए फिर अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती, नाड़ी तो आता ही है। तो कस्पल पोजीशन जो है, इसमें हम लोग पांचवें भाव को देखेंगे। यहाँ पे रोमन नंबर लिखे हुए हैं, यदि आप देखें तो ये रोमन नंबर से करेक्ट। तो ये पहला भाव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवें भाव का सबलॉर्ड हम मार्क करेंगे। पांचवें भाव का सबलॉर्ड हो गया राहु, हम इस कुंडली के लिए देख रहे हैं। और सातवें भाव का सबलॉर्ड मार्क करेंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस चेक कर रहे हैं हम लोग कि पांचवें भाव का राहु जो है वो सबलॉर्ड है, और सातवें भाव का शुक्र है। तो मैं यहाँ पे आके राहु को मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर शुक्र को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। अब सूत्र क्या है, सूत्र बड़ा सिंपल है। पांचवें भाव का सबलॉर्ड अपने स्क्रिप्ट में यदि 7 नंबर दे दे, यानी प्यार वाला भाव 7 नंबर दे दे, और 7 नंबर जो है, जो शादी है, वो यदि 5 नंबर दे दे, तो लव मैरिज पॉसिबल है। इसको समझाते हैं। पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। राहु का रिजल्ट कौन देगा, राहु तो खुद देगा नहीं, तो हम पहले राहु को
हाइड कर देते हैं। उसके बाद यहां पर 7 नंबर नहीं है, तो रिजल्ट में हमारे पास 7 नंबर नहीं है। राहु का रिजल्ट देने वाला है बृहस्पति, और बृहस्पति ने 7 नंबर नहीं दिया, तो लव मैरिज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ 7 नंबर होता, उदाहरण के तौर पे, यदि यहाँ 7 नंबर होता, तो जैसे, लेकिन 7 ही होना चाहिए, 2 और 11 नहीं होनी चाहिए, सपोर्टिंग नहीं चाहिए, हमें 7 ही चाहिए। यदि 7 नंबर होता, तो हम कहते हैं कि पांचवें के उपनक्षत्र स्वामी ने 7 नंबर दे दिया। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, 7वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी ने 5 देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र, तो शुक्र के नंबर से हम अभी छुपा देते हैं। और यहाँ पर 5 नहीं है। अगर यहाँ 5 होता, तो हम सीधा बोलते लव मैरिज है। लेकिन ये हो गई सिर्फ लव मैरिज की बात। ओवरऑल यदि आप देखें कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, और शुक्र खुद 6 नंबर दे रहा है। शुक्र खुद 6, तो यहाँ पे तो शादी दे ही नहीं रहा, फंडामेंटली नहीं दे रहा है। यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये बताया कि 5 और 7 यदि आ जाए तो। लेकिन अगर हम इसका प्रॉमिस चेक करने की कोशिश करें, तो प्रॉमिस में ये बता रहा है कि 7वें भाव का शादी का उपनक्षत्र में शुक्र है, और शुक्र ने ही खुद बता दिया कि भाई मैं शादी नहीं दे सकता, इस व्यक्ति की शादी होना मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ महादशाएं अंतरदशाएं आएंगी जिसमें शादी हो जाएगी, पर वो चलेगी नहीं। वो आप प्रकृति के विरुद्ध दिशा में जाके काम करने की कोशिश करेंगे, और फिर वो चलती नहीं है। ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ पर ये हम प्रॉमिस देख रहे हैं। कल जो मैं आपको बता रहा था, वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस था, कि जिसमें हमने दशा अंतर दशा देख ली थी कि कहाँ पर शादी होने वाली है। वैदिक में जैसे हम प्रॉमिस देख रहे थे, तो वो प्रॉमिस जो पहली स्टेप है, वो आज मैंने आपको बताया कि भाई जो उपनक्षत्र स्वामी है उस भाव का, वही आपको बता देगा कि क्या जीवन में ये घटना होगी या नहीं होगी। ओके। ये हो गया शादी का। समझ लीजिए इनकी शादी हो रही है। अब यदि हमें बच्चे देखने हैं, है ना, अब हमको यदि बच्चे देखने हैं, तो बच्चे क्या है? कल हमने देखा था 2 5 11, ये बच्चे देने वाला हाउस है। 1 4 10 बच्चे नहीं देता है। 5 ये प्राइमरी हाउस है, दूसरा, और 11वां सपोर्टिंग हाउसेस है, प्राइमरी हाउस ऑफ फैमिली, प्राइमरी हाउस ऑफ गेन। ग्रह जो है वो बृहस्पति है। फैसिलेटर हाउस नाउ, फैसिलेटर हाउस यानी एडिशनल सपोर्टिंग हाउस। फैसिलेटर हाउस का मतलब क्या होता है? एडिशनल सपोर्टिंग हाउस। एडिशनल सपोर्टिंग हाउस भी काम कर जाता है बच्चा देने के लिए। तो यानी हमारे पास कुल नंबर कितने आ गए? 2 5 9 11। ठीक है। अब आप पूछोगे साहब ये 9 कहाँ से आ गया पिक्चर में? 2 तो समझ में आता है कि फैमिली है, 5 बच्चा है, 11वां भाव लाभ है। एक कंसेप्ट होता है भवात भवम, वैदिक का कंसेप्ट है। केपी में वैदिक की बहुत सारी चीजें यूज होती है, बाय द वे। तो भवात भवम कहता है कि 5वां भाव अगर हमने देखें, तो 5वें भाव से 5वां भाव देखें। 5वां भाव अगर देखा है, तो 5वें से 5वां यानी 9वां भाव हो जाता है, तो वो फैसिलेटर हाउस हो जाता है। वो 5वें भाव का एक समांतर भाव बन जाएगा। ठीक है, वो 5वें भाव का एक समांतर भाव बन जाएगा, इसलिए उसको भी लिया जाता है। यदि वो 2 5 11 के साथ आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अकेला आया तो उसका बल अपने आप में इतना नहीं होता कि वो बच्चा दे ही दे। वो अगर 2 और 9 आ गए, 11 और 9 आ गए, तो वो डेफिनेटली दे देता। ठीक है। अब 2 5 11 चाइल्ड बर्थ देता है। 1 4 10 सेपरेटिव प्लेनेट के साथ मिसकैरेज दे सकता है। 2 5 9 11 प्रोजेनी देता है। 2 5 9 11 हेल्दी चाइल्ड दे देता है। 1 4 10 नो चाइल्ड। ठीक है। सेपरेटिव प्लैनेट राहु केतु शनि और सूर्य, यानी
ये नक्षत्र स्वामी बन जाए या ये उपनक्षत्र स्वामी बन जाए तो परेशानी होगी। अब यहाँ पर एबॉर्शन दिया हुआ है, 5 8 12 होगा तो एबॉर्शन होने के चांसेस है, लेकिन मेलेफिक राहु उसमें होना चाहिए। जो प्लैनेट की स्क्रिप्ट है महादशा में और अंतरदशा में, उनका नक्षत्र स्वामी राहु होना चाहिए, तब जाके एबॉर्शन होगा। यानी राहु केतु शनि, राहु केतु शनि का मतलब है सेपरेटिव प्लैनेट। तो राहु केतु शनि वो उनके नक्षत्र स्वामी होने चाहिए। ठीक है, वो नहीं होंगे क्योंकि केपी का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? किसी भी ग्रह का रिजल्ट कौन देगा? किसी भी ग्रह का रिजल्ट जो देगा वो उसका नक्षत्र स्वामी देगा, और उसका उपनक्षत्र उसी ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी उस घटना को नकारने का अधिकार रखता है। 1 मिनट दीजिएगा, मुझे पानी पीना है। एबॉर्शन के लिए 5 8 12, लेकिन राहु केतु शनि ये नक्षत्र स्वामी होने चाहिए। एडॉप्शन के लिए 4 और 8, महादशा में ड्यूअल प्लैनेट जैसे मर्क्यूरी और बृहस्पति होने चाहिए। और बृहस्पति और मर्क्यूरी की जो साइन है वो 8वें भाव में होनी चाहिए, तो उससे एडॉप्शन पता चलता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अब बच्चे के लिए प्रॉमिस कैसा देखेंगे? शादी के लिए जैसे हम 7वां भाव देख रहे थे, वैसे ही बच्चे का प्रॉमिस, यानी किसी व्यक्ति को बच्चा होगा या नहीं होगा, ये उसके 5वें भाव से देखेंगे। 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखिए कौन है। वो सीधा सीधा प्रॉमिस बता रहा है। यहाँ पे राहु है। ठीक है, और राहु का आप देखिए स्क्रिप्ट, तो राहु तो खुद कुछ करेगा नहीं, तो राहु को यहाँ पर रोक देते हैं। बृहस्पति क्या 2 5 9 दे रहा है? 2 5 11? जी नहीं, बृहस्पति ने तो 1 4 10 में से 1 10 दे दिया। और नीचे में मर्क्यूरी जो बुध जो है वो उपनक्षत्र स्वामी है, और उसने सीधा सीधा 4 दे दिया। तो बच्चे का प्रॉमिस ही नहीं है। तो ये देखना अर्थहीन रहेगा कि कौन सी महादशा अंतरदशा बच्चा दे सकती है, क्योंकि बच्चे का प्रॉमिस ही नहीं आ रहा है। तो अब कोई शक्यता नहीं है कि बच्चा होगा, तो हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस नहीं देखेंगे, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए उसके कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड ने 2 5 11 दे दिया, और नीचे में 2 5 11 दे दिया। बिल्कुल साहब, बच्चा प्रॉमिस भी है, और इसी महादशा अंतरदशा में बच्चा हो भी जाएगा। यहाँ पे 2 और 11 आया, नीचे में 2 और 11 आया, तो भी बच्चा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 आया, 1 आया, और 10 आया, नीचे में 2 11 आया। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, बच्चा होने में परेशानी दिखा रहा है।
क्योंकि 1 4 10 में से 1 और 10 यानी इनका पलड़ा भारी हो गया, देने वाला सिर्फ एक ही प्लैनेट है, तो परेशानी दिखा रहा है। यहाँ पे 2 7 2 5 11 आ गया, और साथ में 1 और 10 आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 जो प्राइमरी नंबर है वो बोल रहा है कि बच्चा होगा। 1 10 इतना पावर नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्राइमरी नहीं है, सपोर्टिंग नंबर से। यहाँ पे भी 2 और 11 आ गया, तो श्योर शॉर्ट बच्चा हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर 2 5 और 11 आया था, साथ में 1 और 10 आया था, नीचे में 6 आ गया। अब जैसा 6 आया, तो ये, सॉरी, ये 4 आया तो इसने 5 को निगेट कर दिया। अब ये 1 और 10 भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि सबलॉर्ड ने बोल दिया जिसके पास अधिकार है बच्चा नहीं देने का, या किसी भी घटना को नहीं देने का, उसने बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं दूंगा। ऊपर वाला चाहे दे या ना दे, नक्षत्र लॉर्ड दे या ना दे। ठीक। अब आते हैं फिर से प्लैनेट के ऊपर। नक्षत्र स्वामी जो है वो राहु है, और नीचे में गुरु है, उदाहरण के तौर पर। अब ये यदि 5 8 12 है तो एबॉर्शन हो रहा है। ठीक है, एबॉर्शन हो रहा है। ये यदि 4 है तो फिर तो बच्चा ही नहीं होगा। ये अगर 4 आ गया तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 5 है तो बच्चा तो है, क्योंकि 5 और 5 दोनों जगह पे आ गए। तो बच्चा तो है, लेकिन एबॉर्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि राहु है। राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, वो दूर कर देगा, पृथक कर देगा। बाकी किसी ग्रह के लिए नहीं बोल रहा हूं। उदाहरण के तौर पे, यदि ऊपर में प्लैनेट है, नक्षत्र स्वामी गुरु है, उप नक्षत्र स्वामी जो है वो मंगल है। अब अगर मैं 5 8 और 12 लेता हूं, और नीचे में 5 ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं, और 11 ले लेता हूं, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी छोटी सी बन सकती है कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ डिलीवरी हो जाए। क्योंकि क्या हुआ है, 5 नंबर है तो बच्चा तो आ रहा है, 8 और 12 परेशानियों के साथ आ रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन जो सब लॉर्ड है, जो कि घटना को पूरे तरीके से, नक्षत्र लॉर्ड ने तो बता दिया परेशानी आ रही है, लेकिन जो सब लॉर्ड है वो बोला कोई परेशानी नहीं है, मैं दे रहा हूं, मैं रोक नहीं रहा हूं। वही, यदि ये 5 9 के साथ यहां पर 4 आ जाए तो फिर बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले 5 को नीचे वाले ने पूरे तरीके से निगेट कर दिया। अब यदि वो निगेट कर दिया तो वो बोलेगा मैं बच्चा नहीं दूंगा। परेशानी तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि ऊपर में परेशानी है, लेकिन मैं परेशानी के साथ भी बच्चा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो अपना वीटो पावर यूज करना है कि भाई मैं नहीं दे रहा हूं। बात खत्म हो। ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली बड़ा आसान हो जाता है केपी में इसको समझना बड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए शायद लोग केपी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम अपने आप में बड़ी आसान है, कंपैरेटिवली आसान है। उसमें भी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जितना पढ़ते जाएंगे उतना कम रहेगा। इसमें काफी अच्छी रिसर्च भी होती रहती है। एक बार फिर हम प्रेजेंटेशन देखेंगे हमारा। वैसे ही बच्चे का एबॉर्शन हमने देख लिया। एडॉप्शन, कोई व्यक्ति अगर एडॉप्ट करता है बच्चे को, तो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में 4 8 होने चाहिए। और ड्यूअल प्लैनेट है मरक्यूरी और बृहस्पति, यानी नक्षत्र स्वामी जो है वो मरक्यूरी या बृहस्पति, इन दोनों में से होना चाहिए। और उनकी एक राशि 8वें भाव में होनी चाहिए, तब जाके बच्चा गोद लिया जाता है। ओके। आइए अभी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहता है? चौथा भाव जो है वो प्रॉपर्टी का है। यानी अगर हमको प्रॉमिस चेक करना है,
कि क्या ये व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाएगा, सॉरी, क्या ये व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाएगा। तो सबसे पहले चौथे भाव पे जाएंगे, है ना। सबसे पहले चौथे भाव पे जाएंगे, शुक्र को मार्क करेंगे क्योंकि वो प्रॉमिस दे रहा है, यहाँ पे शुक्र आएगा। अब हम शुक्र जैसे हमने मार्क किया तो शुक्र को हम छुपा देंगे। अब क्या इसका नक्षत्र स्वामी हम लोगों को घर बनाने के नंबर्स दे रहा है? घर बनाने के नंबर्स क्या है, ये देख लेते हैं। घर बनाने के नंबर्स क्या है? 4, 11, 12, 11 और 12 सपोर्टिंग है, 4 प्राइमरी हाउस। 11 है गेन ऑफ प्रॉपर्टी, 12 है एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी। एक्सपेंडिचर भी तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सकती है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा खर्चा जो हो, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी जब खरीदे हैं तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना, है ना। वो तो इन्वेस्टमेंट हो गई, तो वो कभी ना कभी तो बहुत अच्छे रिटर्न देगी। शुरुआत में तो आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंडिचर है, हमने तो पैसा खर्चा कर दिया। जैसे अपार्टमेंट बुक करने के लिए जाते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं 20 से 25%, और 75% का लोन होता है। तो जब लोन होता है तो हमको पता चल जाता है कि भाई डाउन पेमेंट हुई होगी। डाउन पेमेंट जो है वो तो खर्चा दिख रहा है, ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो भाई हमारा पैसा हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है। वो पैसा हमारे पास है, उसका फॉर्म चेंज हो गया, यानी वो जो कैश पड़ी थी, कैश से वो लैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। 4, 6, 11, 12 आए तो परचेसिंग थ्रू लोन। 4, 8, 11, 12 आए तो व्यक्ति अपने जेब से पैसा डाल के पैसा खर्चा घर लेता है या बनाता है। 3, 4, 11, 12 परचेस इन ज्वाइंट नेम। मर्क्यूरी और 7 नंबर आ जाए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है। 3, 11 प्लस सेपरेटिव प्लैनेट है तो पार्टीशन हो जाता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब इनको सउदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। नक्षत्र स्वामी ने 4, 11, 12 दे दिया, प्रॉपर्टी हो रही। ठीक है। यदि वो 3 दे दे, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। यदि वो 3 दे दे तो प्रॉपर्टी नहीं होती है जीवन में, या प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये 3, 8, 12 अगर आ गया तो प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे आप पूछोगे सर 12 तो आ गया, इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन 8 के साथ बन रहा है। केपी में कॉम्बिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडिविजुअल नंबर विल प्ले अ रोल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं नकार रहा हूं कि जो एक नंबर रहेगा वो सचमुच अकेले में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो जिनके साथ रहेगा उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव आ जाएगा तो फिर वो वैसा काम करेगा। तो 8 है, 8 के साथ 12 है तो परेशानी आ गई। आगे, यदि कोई व्यक्ति को इसमें 4, 11, 6 और 12 आ गया, और साथ में नीचे में 11 आ गया और 12 आ गया, निगेशन नहीं है, तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी बनेगी, लोन पर बनेगी। 4, 8 आया, नीचे में निगेशन नहीं है, 8 और 12 आया, परेशानियों के साथ। अपने पैसे से ही प्रॉपर्टी बनेगी, लोन नहीं लेगा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे लोन 6 नंबर आया नहीं। 6 नंबर छठा भाव जो है वो बताता है कर्जा। आप किसी को कर्जा दो या आप किसी से कर्जा लो, दोनों केस में छठा भाव आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस में छठा भाव आ जाएगा। प्रॉपर्टी अगर बेचनी है तो 3, 5, 10 आना चाहिए। 3, 5 और राकेश आया, यानी राहु केतु शनि आया तो चेंज इन रेसिडेंस होता है। 4, 6, 11 आया तो रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ जाती है। ठीक है।
4 6 10 एक ही नक्षत्र पर आया तो रेंटल प्रॉपर्टी आ सकती है, यानी रेंटल आ सकता है अपनी प्रॉपर्टी से। 3 5 और राकेश आया तो चेंज इन रेसिडेंस हो जाएगा। ये सब नक्षत्र नंबर पर, नक्षत्र लेवल पर आने वाले नंबर से। राहु केतु शनि हमेशा याद रखिए कि नक्षत्र पर आने चाहिए। नक्षत्र लॉर्ड यदि आपका राहु केतु होता है तो तुरंत आपकी आंखें खुली जानी चाहिए कि भाई कहीं ये कोई सेपरेटिव काम तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सेपरेशन दे दे, ये ब्रेक करा दे, ये परेशानी करा दे। राहु केतु शनि के साथ यदि 8 और 12 आ रहा है कहीं पर तो फिर परेशानी हो जाएगी। 8 और 12 हमारे जो सूत्र है, जो मैंने कल लिखा के दिए थे, उस सूत्र में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि यदि किसी के साथ निगेशन के साथ या किसी भी नंबर के साथ 12 8 और 12 का हाउस कॉम्बिनेशन बनता है तो उस इवेंट के लिए परेशानी क्रिएट करेगा। और वो निगेशन वाला, डिनायल वाला नंबर है तो फिर तो बुरे तरीके से डिनाय कर देगा, फिर वो घटना होने नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि 8 और 12 अपने आप में फर्स्ट हाउस, ये निगेशन हाउस अपने आप में घटना को रोकने में सक्षम होता है यदि वो नक्षत्र पे आ जाए या वो सब लॉर्ड पे आ जाए, वो कहीं पर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो रोक देगा। पर उसमें भी उसका निगेशन, उस रोकने वाले नंबर का निगेशन, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे 3 नंबर आ गया, साथ में 8 और 12 आए। अब तो प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। यहाँ पर 2 आ गया, 7 आ गया। अब अब ये जो प्रॉपर्टी नहीं देने का डिसीजन नक्षत्र स्वामी ने लिया था, उसका कैंसलेशन 2 से सब लॉर्ड ने कर दिया। सब लॉर्ड बोला भाई नक्षत्र जी, आप भले ही प्रॉपर्टी देना ना चाहे, मैं आपके डिसीजन को नकारता हूं। तो अब ये व्यक्ति को एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, परेशानी से प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अपने जेब से पैसा खर्चा करके प्रॉपर्टी बना लेगा, लेकिन वो बना लेगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो निगेशन था, वो निगेशन वो निगेशन का निगेशन हो गया। जो तीसरा भाव प्रॉपर्टी का निगेट कर रहा था उसी का निगेशन हो गया। बहुत बढ़िया है, वो हमारे फेवर में आ गया। दूसरी बात मैंने जो ऑब्जर्व करी है, कई बार जिनका 3 8 12 होता है, ठीक है, 3 8 12 प्रॉमिस में भी आ रहा है और महादशा अंतरदशा में भी आ रहा है, समझ लीजिए। और यहाँ पे भी 3 8 या 3 है, 6 है, 5 है, जो भी है। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पे घर बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति घर तो बना लेता है लेकिन उसमें रहने का सुख उसे नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के घर हो सकते हैं, ये बना लेगा लेकिन वो रह नहीं पाएगा। तो ऐसे वक्त मैं कहता हूं कि घर में आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा जिसका 4 11 12 होगा प्रॉमिस में, आप उसका नाम जॉइंट में करा लीजिए। अगर आपने वो जॉइंट में करा लिया तो आप उस घर में रह सकते हो। ऐसे ही एक मेरा अपना खुद का उदाहरण है कि मेरा 3 का कॉम्बिनेशन है, मैं घर नहीं बना सकता। घर अगर बनाऊंगा तो घर में रह नहीं पाऊंगा। मेरे फादर ने पुश्तैनी घर जो है हमारा, जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने, मैं जब उनके साथ रह रहा था 1 2 साल पहले, तो उन्होंने एक दिन जाके वो मेरे नाम पे कर दिया। मैंने उनको बता के रखा था कि आप प्रॉपर्टी मेरे नाम पे मत करना, आप अपने ही नाम पे रहने देना। तो उन्होंने जाकर वो मेरे नाम पे कर दिया और आके मुझे बोले कि मैंने ये तेरे नाम पे शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला नहीं करना था आपने। उन्होंने मई में, समझ लीजिए मई में मेरे नाम पे किया और जून में मैं नागपुर शिफ्ट हो गया। तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है पर मैं वहां रहता नहीं हूँ, मेरे फादर रहते हैं। ठीक है। तो अब अगर मुझे घर लेना है तो मैं क्या करूंगा, और उसमें रहना भी है। तो इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने ढूंढ के निकाला। मैंने अपने पत्नी की कुंडली देखी, मैंने अपने बेटी की कुंडली देखी, और पता चला कि बेटी की कुंडली में घर बनाने के योग बहुत बढ़िया है और अभी आने वाली महादशा अंतरदशा है उसको काफी सूट भी करती है। तो जब वो 18 साल की हो जाएगी तो घर मैं उसके नाम पे लूंगा और मैं उसको बोलूंगा वो मुझे रेंट पे दे दे। इस तरीके से मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि मैं अपने घर में नहीं रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ। व्यक्ति अपने घर में नहीं रहेगा तो डेफिनेटली किसी और के घर में रहेगा, यानी रेंट पे रहेगा या परिवार के किसी सदस्य के साथ रहेगा।
तो मैंने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि भाई प्रॉपर्टी भी बन गई, जाना तो बेटी के पास ही है, एक ही बेटी है, दो भी बच्चे होते तो वो दोनों में बंटवारा होता। तो उससे रेंट पे लेके रह जाओ, तो आप अपने प्रॉपर्टी में भी रह जाओगे और साथ में आपको प्रॉपर्टी का सुख भी मिल जाएगा। तो ये एक अल्टरनेटिव रेमेडीज हम ढूंढ सकते हैं इस प्रकार से। ये वैदिक में भी ढूंढी जाती है, जेमिनी में भी ढूंढी जाती है, केपी में भी, ये सारी ब्रांचेस में होती है। और यही महत्वपूर्ण हिस्सा है एनालिसिस का और रेमेडी का, जो कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं बता सकता। ये व्यक्ति विशेष डिसाइड करेगा, जो व्यक्ति पढ़ेगा, जो व्यक्ति समझेगा, वो अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से और इंट्यूशन से वो खुद बताएगा कि क्या करना है। ऐसे मैं कई सारे सॉल्यूशंस केपी को देख के और वैदिक को देख के देते रहता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे, किसी की अगर मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, 8-12 का कॉम्बिनेशन काफ़ी एक्टिवेट हो गया है, तो उनको मैं कहता हूँ कि किसी भी क्रॉनिक पेशेंट की सेवा करना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अस्पताल जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां जाके सेवा कीजिए। किसी भी पेशेंट की, जो क्रॉनिक डिसीज वाला पेशेंट है उसकी सेवा कीजिए। चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, हाथ पैर धो के दीजिए, स्पंजिंग करके दीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स उनसे पूछने के बाद, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ रेमेडी मैंने ये देखा है कि ये इतनी सटीकता से काम करी है कि एक लड़का था जिसकी शादी का प्रॉमिस कंपैरेटिवली वीक था, पर प्रॉमिस था। पर जो महादशा अंतरदशाएं चल रही थी, वो दोनों के दोनों उसको शादी नहीं दे रही थी, क्योंकि 1 6 10 6 8 12 का कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि जो महादशा है वो तो आपको थोड़ी सपोर्ट नहीं कर रही है, अंतरदशा थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है। आप ये उपाय कीजिए कि आप गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए, हफ्ते में 2 दिन वहाँ के मरीजों को चाय बिस्किट नाश्ता वो जो मांगे वो घर से बना के लेके जाइए, बाहर से खरीद के लेके आइए, और हाइजेनिक तौर पे दीजिए। अस्पताल के मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, या वहाँ पे जाके झाड़ू लगा दीजिए, क्लीनलीनेस दे दीजिए, पेपर रोल दे दीजिए, पेपर नैपकिन दे दीजिए। जिसको मैनेजमेंट मना नहीं करेगा, क्योंकि अस्पताल में ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती। आपके यदि कोई मित्र है, कोई पति परिचित है जिनका अस्पताल है, तो वहां पे जाके आप रह सकते हो। एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका मुझे एक्सीडेंट का योग दिखा था। एक्सीडेंट का योग 8वां भाव और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप उनकी एक पर्टिकुलर मंगल की अंतर्दशा थी, मंगल में यूजुअली एक्सीडेंट होते हैं, मंगल और केतु में। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो अंतर्दशा आपकी पूरी चलेगी, इसमें आपको डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो आप एक काम कीजिए, महीने में 1 2 बार अस्पताल में जाके खुद होके एडमिट हो जाइए। क्योंकि उनके छोटे भाई का ही अस्पताल था, तो उनके लिए परेशानी नहीं थी, तो वो जाते थे और दो एक रात कम से कम रहते थे वहां पर। और पूरी की पूरी मंगल की अंतर्दशा निकल गई। उनका एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो बड़ा ही साधारण सा था, जिसमें उनका अस्पताल अस्पताल जाने का योग नहीं बना। लेकिन पूरे की पूरी महादशा अंतरदशा में वो अस्पताल जाते रहे नित्य नियम से, और वो बताने भी आए कि सर एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन कुछ हुआ नहीं, और ये पूरा समय बहुत अच्छे से निकल गया। देखिए, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुंडली जो है, चाहे वो वैदिक हो या केपी हो, ये आपको बता रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है। यहाँ पे डेस्टिनी पता चल रही है ना, 3 8 12, भाई मैं घर नहीं बनाने दूंगी। और आप पड़े हो घर बनाने के पीछे, फिर आपको क्लेश होगा, फिर आपको परेशानी होंगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। व्यक्ति वही विचार करेगा जो प्रकृति उसको मना कर रही है। ये नियम है इस सृष्टि का। जो चीज आपको भगवान देने की कोशिश नहीं कर रहा है, या वो बोल रहा है कि ये आपकी किस्मत में नहीं है, आदमी उसी के पीछे भागता है। देख लीजिएगा आप, कोई व्यक्ति बिना कारण भागता है, वो इसीलिए भागता है क्योंकि वो किस्मत में नहीं है। ठीक है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपको यही दिखेंगे। तो डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लीजिए, या डेस्टिनी को उसी हिसाब से ढालिए। अगर वैसा ढाल देंगे तो बात बन जाएगी। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी का समय पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, सर्टिफिकेशंस के लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा और जॉब के मामले में अच्छा नहीं चल रहा, तो उसको बोलिए भाई दिस इज अ टाइम टू इम्प्रूव योर स्किल्स, आप सर्टिफिकेशन कीजिए। बस सर्टिफिकेशन करते रहिए, जब वो पीरियड खत्म होगा, जब जॉब का पीरियड शुरू होगा, तो वो सर्टिफिकेशन का उसमें लाभ हो जाएगा। लेकिन ये करना कब है, इसको जानने की जो विधि है वही ज्योतिष है। हम ज्योतिष से ही ये पता कर सकते हैं। ओके।
तो ये है प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को मैरिज, डिवोर्स, चिल्ड्रन और प्रॉपर्टी ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, आप हैंड रेस कर लीजिए। उसके पहले इस फाइल में ये कॉपी कर देते हैं, है ना। ये कॉपी करेंगे तो आप लोगों के लिए रेफरेंस में हमेशा रहेगा, क्योंकि लोग ग्रुप छोड़ देते हैं, तो जो अपडेट्स आते हैं कई बार वो अपडेट्स उनको मिल नहीं पाते। अभी ऐसा ही हुआ है। मजे की बात देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो मेरे कई सारे ग्रुप बने हुए थे और वो ग्रुप में लोग रहते हैं। कुछ लोग, क्योंकि मैं वहाँ पे एडवर्टाइज डालते रहता हूँ, पेड क्लासेस की भी डालता हूँ, फ्री क्लासेस की भी डालता हूँ, तो लोग शायद इरिटेट हो जाते हैं। वैसे वो बहुत इरेगुलर होती है एडवर्टाइज, महीने में एक बार जाती है। तो वो लोग वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं कि क्या भाई सिर्फ एडवर्टाइज ही आ रही है। अब केपी का क्लास मैंने कभी लिया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मैंने केपी का क्लास लिया है। अब मैंने उसमें एडवर्टाइज डाल दी कि भाई फ्री वाला हो रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए। अब जो लोग छोड़ के चले गए थे उनके पास कोई तरीका नहीं था कि उनको वो पता चले। अब ये क्लास जब आज चौथी क्लास हो रही है, तो कल तक मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर हम इस ग्रुप में थे और हमने ग्रुप छोड़ दिया और अभी हमको पता चला है कि अभी केपी आ गया। मैंने उनको कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 4 क्लासेस हो गई है, 4 ही बची हुई है, तो अगर फ्यूचर में कभी आएगा तो बोले सर हमको अभी फिर से ग्रुप में ऐड कीजिए। बोला ये नहीं हो पाएगा, बोला ये लॉजिस्टिक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं लॉजिस्टिक में नहीं ध्यान देता हूँ। बोला आपने ग्रुप में बने रहना था, क्योंकि अभी जैसा मैंने केपी का लिया है, अभी मैं केपी के बाद मैं वास्तु लूंगा, वास्तु के बाद जेमिनी लूंगा, जेमिनी के बाद मैं नक्षत्र लूंगा, तो ये फ्री क्लासेस तो मेरी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि ग्रुप में बने रहना चाहिए, हो सकता है कि कभी लाभ हो जाए, नहीं तो परेशानी हो जाती है। ओके, तो चलिए अभी प्रश्न लेते हैं, रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। आज हमारा केपी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी केपी नाड़ी किस तरीके से काम करता है वो हम आगे देखने वाले हैं आने वाले 2 सेशंस में। उसके बाद हम कस्पल इंटरलिंक देखेंगे और देखेंगे हम मैरिज, मैरिज के बाद बच्चे, यानी मैरिज और डिवोर्स, फिर बच्चे, बच्चे के बाद प्रॉपर्टी। ये 4 टॉपिक्स के ऊपर हम तीनों पे कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कैसा काम करता है, और आपको इमिडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये तीनों में से सबसे बेहतर कौन है।